साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए न्यू त्रिदेव सीरीज। जी हाँ, यहाँ पर हम एक ही वीडियो में 3 टॉपिक कवर करेंगे, जो कि होगी एमपी की करंट अफेयर आपको डेली मिलेगी, एमपी की स्टैटिक जीके आपको डेली मिलेगी, और साइबर सिक्योरिटी आज का ये टॉपिक है एमपी पीएससी स्पेशल के लिए। हर दिन अलग टॉपिक होगा, जो नए टॉपिक यहाँ पर जोड़े गए हैं एमपी पीएससी में, जैसे कि ई गवर्नेंस, भौतिक भूगोल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। हर दिन आपको ऑब्जेक्टिव नए नए मिलते रहेंगे तीसरे टॉपिक में, स्पेशल फॉर एमपी पीएससी। तो चलिए चलते हैं। आज का जो थॉट है, हमारी लड़ाई तूफानों से है, लहरें बेवजह ही शोर कर रही हैं। अगर आप एमपीपीएससी को पकड़ करके चलते हैं, अगर आप एमपीपीएससी की धमाकेदार तैयारी करते हैं, तो पुलिस और एमपीएसआई आपका अपने आप ही निकल जाएगा। तो हमारी लड़ाई तूफानों से है, तूफानों से हमको लड़ाई करनी है, लहरें तो अपने आप ही पार हो जाएंगी। तो आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। यहां से आपका एमपी का करंट अफेयर स्टार्ट हो रहा है। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में एक नक्षत्र वाटिका बनाई गई है, जहां सूर्य एवं 8 ग्रहों के मॉडल तैयार किए गए हैं? तो मध्य प्रदेश का जो उज्जैन है, बाबा महाकाल की जो नगरी उज्जैन है, यहां पर एक नक्षत्र वाटिका बनाई गई है, जहां सूर्य एवं 8 ग्रहों के मॉडल तैयार किए गए हैं। अब आपको कुछ याद आ रहा है, यहाँ पर जो सवाई राजा जयसिंह है, इन्होंने जो है जयपुर में एक नक्षत्र वाटिका बनाई है, हवा महल के आसपास ही। तो वहां पर अभी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, एक स्टैटिक का प्रश्न बन सकता है कि कौन से राजा ने यहाँ पर नक्षत्र वाटिकाओं का निर्माण कराया है अलग अलग जगह पर। दिल्ली में भी जो जंतर मंतर है, वो भी सवाई राजा जयसिंह ने बनाया है। तो सवाई राजा जो जयसिंह हैं, उन्होंने यहाँ पर नक्षत्र वाटिकाओं का निर्माण किया है। साथ ही साथ में एक प्रश्न और आपको बता दें कि जो इलाहाबाद का नैनी है, जिसे प्रयागराज कहते हैं, तो प्रयागराज का जो नैनी है, यहाँ से हमको जो है समय का ज्ञान होता है, जो भारत का जो मानक समय है वो वहाँ से लिया जाता है। तो एक प्रश्न के अंदर आपके 3 से 4 प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो गए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के लिए कितने करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भारत सरकार ने ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के लिए घोषित की है? ये राशि अतिरिक्त दी जा रही है। तो 2605 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जो है मध्य प्रदेश के लिए जो केंद्र सरकार है वो दे रही है। अब इससे क्या होगा, तो जो जल प्रदाय योजनाएं हैं, यानी कि घर घर तक नल के पाइप के माध्यम से जल पहुंचाना है, ये लक्ष्य है मध्य प्रदेश का। इसके लिए अतिरिक्त 2605 करोड़ रुपए की राशि दी जा रही है। वहीं भारत सरकार की बात करें तो 2024 तक यहां पर लक्ष्य रखा है कि हर घर जल योजना, यानी कि हर एक घर में पीने का जल उपलब्ध कराया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो प्रश्न नंबर 3 है, प्रतिभाशाली स्कूल विद्यार्थियों के लिए आयोजित 14वीं विज्ञान मंथन यात्रा कब से प्रारंभ हुई है? ये सारी बातें मध्य प्रदेश की हैं। मध्य प्रदेश की करंट अफेयर आपको अब डेली मिलने वाली है। तो इसका आंसर है 18 जनवरी 2021 से प्रतिभाशाली स्कूल विद्यार्थियों के लिए 14वीं विज्ञान मंथन यात्रा का आरंभ किया जा रहा है। इसमें क्या होगा, तो एक विद्यालय से जो भी मतलब कि विज्ञान में जो भी इंटरेस्टेड लोग होंगे, जो भी विद्यार्थी, जो भी प्रतिभाशाली लोग होंगे, उनके लिए यह योजना चलाई जा रही है। किसके तर्ज पर? तो जैसा कि आपको हमने कुछ दिन पहले ही बताया था, केरल के राज्यपाल ने यहां पर 1 स्कूल 1 आईएएस योजना जैसे चालू की है। एक स्कूल से एक आईएएस को निकाला जाएगा, इतनी अच्छी तैयारी कराई जाएगी। तो सेम उसी के तर्ज पर यहां पर मध्य प्रदेश में जो है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में मध्य प्रदेश के राज्य शूटिंग अकादमी से कौन सी खिलाड़ी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी? यानी कि भारतीय नेशनल टीम में मध्य प्रदेश की कौन कौन सी खिलाड़ी आपको देखने को मिलने वाली हैं? तो मनीषा कीर और नीरू टांडा, ये दोनों लोग जो हैं, ये किससे संबंधित हैं? तो ये जो है शूटिंग से संबंधित है। और मनीषा कीर वाला प्रश्न अभी एमपीपीएससी ने प्रीवियस एग्जाम में पूछा था। तो मनीषा कीर और नीरू टांडा दोनों लोग जो हैं वो भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी, यानी कि भारत की नेशनल टीम में यहाँ पर खेलेंगी। तो ये दोनों नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका सिलेक्शन हुआ है भारतीय टीम में। तो ये आगामी परीक्षाओं में आपके लिए आ सकता है, शूटिंग से संबंधित है, आपसे पूछा जा सकता है। मनीषा कीर पूछा जा चुका है, तो नीरू टांडा आपसे पूछा जा सकता है, तो शूटिंग से संबंधित है। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया गया? ये प्लस प्रश्न जो है हालांकि हम पहले करा चुके हैं। तो पहले से जो हमने प्रश्न कराया था वो 2020 का कराया था, और 2019 का हम इसमें लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि 2019 और 2020 दोनों सम्मान इसी वर्ष दिए गए हैं। तो इसका आंसर है कुंवर बेचैन साहब को यहाँ पर दिया गया है कवि प्रदीप सम्मान 2019 के लिए, और 2020 के लिए जिसको दिया गया था वो हमने कल आपको बता दिया था। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 6, मध्य प्रदेश में कब से कब तक मैं भी डिजिटल अभियान चलाया जा रहा है? तो 4 जनवरी से 22 जनवरी तक मैं भी डिजिटल अभियान जो है वो मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं।
तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कौन सी बैंक को 100% हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए पुरस्कृत किया है? तो बैंक ऑफ इंडिया जो है उसको यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है। यानी कि ये जो बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर हितग्राहियों को 100% यानी 100% जो है, जो ऋण उपलब्धि, जो ऋण प्रदान करना था, वो ऋण यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया ने प्रदान किया है। तो यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। इस पर स्टार लगा लीजिए। यह प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलने वाला है, जो भी एग्जाम पुलिस का आने वाला है आगे। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं तो हाल ही में किस शहर में के मेडिकल कॉलेज में वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे तो VRDL की स्थापना करने को मंजूरी दी गई है? तो सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज को यहाँ पर अनुमति दी गई है कि आप वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब खोल सकते हैं। तो ये नई जो उपलब्धि है, ये सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज को यहाँ पर मिल रही है। तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण हो जाएगा कि VRDL की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में स्थापना की जा रही है। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं तो केंद्र सरकार द्वारा चालू की गई स्वामित्व योजना में मध्य प्रदेश के कितने गांवों को सम्मिलित किया गया है? तो केंद्र सरकार ने एक स्वामित्व योजना चालू की है, जिसमें क्या किया जाएगा? भूमि का सीमांकन किया जाएगा। यानी कि किसानों के पास में कितनी भूमि है, फिर उसी के आधार पर यहाँ पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, उसी के आधार पर नई नई योजनाएं लाई जाएंगी। तो मध्य प्रदेश के 51,000 गाँवों को शामिल किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, जो स्वामित्व योजना चलाई जा रही है। तो मध्य प्रदेश का ये प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के कितने गाँवों को शामिल किया गया है? तो 51,000 गाँवों को शामिल किया गया है। और किससे संबंधित है यह स्वामित्व योजना? तो भूमि सीमांकन से संबंधित है स्वामित्व योजना। चलिए प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं तो व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से प्रदेश में चलने वाली टैक्सियों एवं बसों के लिए किस शहर में कमांड कंट्रोल सिस्टम स्थापित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यहाँ पर कमांड कंट्रोल सिस्टम स्थापित किया जाएगा। इसमें क्या है कि जीपीएस जो है, हर टैक्सियों और बसों के अंदर जीपीएस लगाया जाएगा और यह ट्रैकिंग सिस्टम चालू किया जाएगा कि कहाँ पर यह बस जा रही है, कहाँ पर यह टैक्सी यात्रियों को लेकर के जा रही है। तो सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण कार्य किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। क्या किया गया है? व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम को चालू किया गया है। और जो इसका हेडक्वार्टर है, वो कंट्रोल सिस्टम कहां पर रहेगा? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कंट्रोल सिस्टम यहां पर रहेगा। तो ये 10 महत्वपूर्ण जो प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के थे आज के, वो आपके लिए आ गए हैं। कल भी आपके लिए 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न आएंगे। करंट अफेयर आपको डेली पढ़ते रहना है, क्योंकि जो आगामी एग्जाम आ रहे हैं, अभी तक पेपर नहीं बना हुआ, ये बात ध्यान में रख लीजिए। 6 मार्च को एमपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है, उसके बाद 11 अप्रैल को एमपीपीएससी का एग्जाम होने वाला है। तो अभी तक पेपर नहीं बने हैं, तो जो करंट के प्रश्न आएंगे वो यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलिए अब यहाँ से बात करते हैं एमपी स्टैटिक जीके की। तो देखिए स्टैटिक जीके हम क्यों लेकर के आए हैं? क्योंकि एमपीपीएससी का जो नया सिलेबस आया उसमें स्टैटिक जीके के ऊपर बहुत महत्व दिया गया है। 5 जो आपकी यूनिट हैं वो मध्य प्रदेश से ही संबंधित हैं। तो मध्य प्रदेश को आपको अच्छे से पढ़ना है। और जो नए टॉपिक ऐड किए गए हैं उनके लिए हम ऑलरेडी एक अलग से आपका टॉपिक इसमें ऐड कर ही रहे हैं। जैसे कि आज हमने साइबर सिक्योरिटी को लिया है, कल हम लेकर के आएंगे ई गवर्नेंस, फिर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, फिर भौतिक भूगोल, उसके बाद फिर से साइबर सिक्योरिटी। तो ऐसे आपको वहाँ पर प्रश्न मिलते रहेंगे। तो पहला प्रश्न है, जिला मुरैना में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो पालनपुर कूनो अभ्यारण्य जो है वो मुरैना जिले में स्थित है, श्योपुर में यहां पर स्थित है, जो कि मुरैना जिले के अंतर्गत आता है। कौन सा अभ्यारण्य है? तो पालनपुर कूनो अभ्यारण्य है। कालिदास एकेडमी कहां पर स्थित है? तो उज्जैन में कालिदास एकेडमी स्थित है। और उज्जैन में ही आपका कालिदास सम्मान समारोह भी उज्जैन में ही मनाया जाता है। और भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को ही भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं तो चंबल नदी कहाँ से उद्गमित होती है? उद्गमित का अर्थ है कहाँ से निकलती है। ऐसे शब्दों को लेकर के आएंगे जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाएं। परीक्षा में सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न आया हुआ है कि कहाँ से चंबल नदी का उद्गमित कहाँ से होती है। तो जाना पाव की पहाड़ी जो कि महू में स्थित है, इंदौर में स्थित है, इंदौर के महू नामक स्थान से जाना पाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। अब देखिए चंबल नदी पर जो बांध है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो जो भी आपको यहाँ पर जैसे गांधी सागर बांध है, महाराणा प्रताप सागर बांध है, तो जो भी महान व्यक्तियों के नाम पर जो आपको बांध देखने को मिले वे सारे के सारे बांध जो है वो चंबल नदी पर ही स्थित हैं। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं तो सागर जिले में स्थित बीना रिफाइनरी किस देश के सहयोग से बनी है? तो ओमान के सहयोग से जो सागर में बीना रिफाइनरी है वो बनी है। किसके सहयोग से? ओमान के सहयोग से। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं तो केशव जयंती समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ मनाया गया? तो ओरछा में मनाया गया है केशव जयंती समारोह। अब ये जो ओरछा महोत्सव है उसी का दूसरा नाम है केशव जयंती समारोह। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ओरछा महोत्सव कहाँ मनाया गया। अगर ऐसे पूछ लेते तो आप तुरंत आंसर दे देते कि ओरछा में मनाया गया, मध्य प्रदेश में। लेकिन आपसे पूछा गया है केशव जयंती समारोह कहाँ मनाया गया है, तो ये भी ओरछा में ही मनाया गया। अब देखिए
जो यूएनओ की विश्व धरोहर सूची है उसमें जो मध्य प्रदेश के 2 स्थलों को शामिल किया गया है। कौन सा? ओरछा और ग्वालियर, ये दोनों स्थलों को शामिल कर लिया गया है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे ओरछा में जो भी दार्शनिक स्थल हैं। हाँ, अब ओरछा कहाँ पहुंच गया? तो निवाड़ी जिले में पहुंच गया है, पहले ये टीकमगढ़ में था, ठीक है। तो निवाड़ी जिले में पहुंच गया ओरछा। और ग्वालियर में जो भी आपको धार्मिक स्थल, जो भी महत्वपूर्ण स्थल, जो भी समाधियां आपको देखने को मिल रही हैं, ये सारी के सारे महत्वपूर्ण हो जाएंगी ओरछा और ग्वालियर मध्य प्रदेश की परीक्षाओं के लिए, क्योंकि दोनों को यूएनओ जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी जो विश्व धरोहर सूची है उसमें यहां पर शामिल कर लिया गया है। प्रश्न 6 की बात करते हैं तो कौन सा त्योहार फरवरी माह के तीसरे और चौथे सप्ताह में मनाया जाता है मध्य प्रदेश में? तो मड़ई नामक जो त्योहार है वो मध्य प्रदेश में फरवरी माह के तीसरे और चौथे सप्ताह में मनाया जाता है। तो मड़ई किसके द्वारा मनाया जाता है? तो गौंड जनजातियों और उनकी उप जनजातियों के द्वारा मड़ई त्योहार मनाया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मड़ई त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है? तो गौंड जनजातियों के द्वारा यहाँ पर मड़ई त्योहार मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। रानी दुर्गावती की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो रानी दुर्गावती की समाधि जो है वो जबलपुर में स्थित है। अब देखिए, रानी दुर्गावती से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो 95% यहाँ पर चांसेस होते हैं कि जबलपुर से संबंधित होगा, चाहे वो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की बात करें या रानी दुर्गावती की समाधि की बात करें। और माफ कीजिए, जो अहिल्याबाई होलकर जो हैं, इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो वो आपका इंदौर से आएगा। इंदौर से 95% यहाँ पर बनता है कि इंदौर से होगा। वहीं पर सिंधिया घराने की बात करें, कोई भी प्रश्न आएगा तो वो ग्वालियर और शिवपुरी से हो सकता है। तो ऐसे आप तुक्का भी लगा सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा हो तो ये आप लगा सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं तो विकलांग श्रद्धा का दौर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई जो है उन्होंने किताब लिखी है विकलांग श्रद्धा का दौर, और ये मध्य प्रदेश के निवासी थे हरिशंकर परसाई। तो आपसे पूछा जा सकता है। इनकी 2 कहानियां और फेमस हैं। तो रानी नागफनी की कहानी जो है वो भी हरिशंकर परसाई की है। हंसते हैं रोते हैं, ये भी किताब किसकी है? आपके हरिशंकर परसाई की। तो ये दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में लगातार पूछी जा रही हैं। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। रानी अवंतीबाई परियोजना, जिसे बरगी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है रानी अवंतीबाई परियोजना, जिसका एक नाम और है, क्या है? बरगी परियोजना जो है वो इसका एक और नाम है। सरदार सरोवर बांध जो है वो आपका नर्मदा नदी पर ही स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में कितने विश्व धरोहर स्थित जो है स्थल हैं? स्थल की बात की जा रही है, शहरों की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। तो 3 जो है विश्व धरोहर स्थल जो है वो मध्य प्रदेश में है। कौन कौन से? तो सांची का स्तूप जो कि आपका भोपाल में है, रायसेन जिले में। भीमबेटका वो भी आपका भोपाल में है। और खजुराहो के मंदिर छतरपुर जिले में स्थित है। और जो ये आपका सांची का स्तूप वाला प्रश्न है, ये अभी रेलवे के एग्जाम में पूछा गया कि सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश के किस जिले के बगल में स्थित है? तो भोपाल के पास यहाँ पर स्थित है सांची का स्तूप। अशोक से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, अशोक ने बनाया था। ठीक है, तो ये 10 स्टैटिक जीके के प्रश्न हो गए आपके लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के लिए। अब चलिए चलते हैं जो स्पेशली फॉर एमपीपीएससी है, वो टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी को आज हमने यहाँ पर लिया है। और कल आपके लिए हम लेकर के आएंगे ई कॉमर्स के प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, कंप्यूटर को हानि पहुंचाने वाला वायरस क्या है? तो एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को हानि पहुंचा देता है, जो आपके कंप्यूटर में किसी भी माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से या फिर आपके व्हाट्सएप अगर आप कंप्यूटर में खोलते हैं तो इसके माध्यम से पहुंच जाता है और आपके कंप्यूटर को हानि पहुंचा देता है। वो एक प्रकार का जो है प्रोग्राम होता है। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पहचान को गोपनीय रखते हुए जानकारी प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? तो फिशिंग स्कैम कहते हैं, जो आपको ये ना बताए कि हम कौन हैं, हमारा HTTP एड्रेस क्या है और आपसे जानकारी प्राप्त कर ले, इसको हम फिशिंग स्कैम कहते हैं साइबर सिक्योरिटी की भाषा में। प्रश्न नंबर 3 है, पहला बूट सेक्टर वायरस कौन सा था? तो ब्रेन नाम का जो वायरस है वो पहला बूट सेक्टर वायरस था। जैसा आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो पहले कंप्यूटर में बूटिंग स्टार्ट होती है, तो ये वायरस जो है बूटिंग को ही अपने कंट्रोल में कर लेता था। तो पहला बूट सेक्टर वायरस कौन सा था? तो ब्रेन नाम का वायरस जो है वो पहला बूट सेक्टर वायरस था। प्रश्न नंबर 4 है यहाँ पर, आई लव यू क्या है? तो ये भी एक प्रकार का वायरस है, जो शुरू में वायरस जब आया था तो इस प्रकार का एक मैसेज फ्लैश होता था आपके मॉनिटर पर, और जैसे ही आप उसको क्लिक करते थे तो वो आपकी सारी जानकारी अपने अंडर कंट्रोल कर लेता था और एक प्रोग्रामिंग चालू हो जाती थी और आपके कंप्यूटर में यहाँ पर वायरस पहुँच जाता था और आपके कंप्यूटर को हैंग करना स्टार्ट कर दिया करता था। तो आई लव यू एक प्रकार का वायरस है, आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं तो कंप्यूटर में अपने आप इनेबल होकर के आने वाला जो एंटीवायरस प्रोग्राम है वो कौन सा है? तो आपने सुना भी होगा, फायरवॉल जो होता है वो एक प्रकार का एंटीवायरस प्रोग्राम है। बस आपको अपनी सेटिंग में जाकर के, कंप्यूटर की सेटिंग में जाकर के इनेबल करना होता है, उसको आप इनेबल कर देंगे तो काफ़ी पर्याप्त होता है। वो आपके जो एंटीवायरस, मतलब जो भी वायरस आ रहे हैं उनसे आपके सिस्टम की रक्षा करने में फायरवॉल जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है।
प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं तो स्पैमर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहाँ से प्राप्त कर लेते हैं? तो स्पैमर का मतलब क्या है कि जो लोग स्पैम करते हैं, जो आपके पास मैसेजेस भेजते हैं, आपके काम के नहीं होते हैं। अगर आप जीमेल में देखेंगे तो एक ऑप्शन आता है स्पैम मैसेज, तो वो स्पैमर जो है वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहाँ से प्राप्त कर लेते हैं? तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि सोशल साइट से जो है वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि नंबर हो गया, आपकी वेबसाइट्स हो गई, ये सारी पता कर लेते हैं स्पैमर। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं तो किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी जैसे ओटीपी, पासवर्ड आदि मांगी जाती है? तो फिशिंग अटैक जो होता है उसमें आपसे आपकी ओटीपी, पासवर्ड आदि मांग लिया जाता है। जैसे कि हमने अभी ऊपर ही आपको बताया कि अपनी पहचान बताए बिना हुआ, मतलब कि आपको कुछ भी बता देंगे कि हम यहाँ इस बैंक से बोल रहे हैं और आप अपना ओटीपी और पासवर्ड बताइए, तो उसको कहते क्या है? उसको कहते हैं फिशिंग अटैक। और इस प्रकार के स्पैम को क्या कहते हैं? फिशिंग स्पैम कहते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। चलिए प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। जब कोई आपके कंप्यूटर को बिना आपकी अनुमति के एक्सेस करता है तो उसको क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को हैकिंग कहते हैं। यानी कि आपने अनुमति नहीं दी है, फिर भी उसने आपके कंप्यूटर को, आपके मोबाइल को, आपकी वेबसाइट्स को हैक कर लिया है, मतलब अपने कंट्रोल में कर लिया है, तो उसको क्या कहते हैं? अपने आप से जो एक्सेस कर रहा है उसको कहते हैं हैकिंग। आपने सुना भी होगा कि मेरा मोबाइल हैक कर लिया या फिर मेरा सिस्टम हैक कर लिया, तो ये तो होता रहता है। तो हैकिंग जो है वो साइबर सिक्योरिटी में एक महत्वपूर्ण शब्दावली है। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं तो भारत में आईटी एक्ट कब से पारित हुआ? तो सन 2000 में भारत में आईटी एक्ट पारित हुआ था। एमपीपीएससी ने इसको एक बार पूछा भी है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। भारत में जो है आईटी एक्ट 2000 में, सन 2000 में पारित हुआ था। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं तो इनक्रिप्शन टेक्निक्स नेटवर्क के क्या फायदे होते हैं? तो यह आपकी सिक्योरिटी को बढ़ाता है। जैसे ही आप व्हाट्सएप खोलेंगे तो वहां पर लिख करके आता है व्हाट्सएप एंड टू एंड स्क्रिप्टेड। अब इनक्रिप्टेड लिख करके आता है, उस इनक्रिप्टेड का मतलब क्या? उस इनक्रिप्टेड का मतलब है जब भी आप किसी से नई नई चैटिंग करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी और सामने वाले की चैटिंग जो है वो इनक्रिप्टेड है, यानी कि केवल आप देख सकते हैं और वहां पर केवल वो देख सकता है। तो ये क्या करता है? सिक्योरिटी को बढ़ाता है, हमारी सिक्योरिटी को बढ़ाता है और स्पैम होने से रोकता है। तो ये साइबर सिक्योरिटी के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न थे। इसके बाद डेली एक एक टॉपिक हम आपके लिए एमपीपीएससी में जो भी नए टॉपिक यहाँ पर जुड़े हैं हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे, और ये त्रिदेव क्लास आपकी ऐसे ही चलती रहेगी जब तक आपका एमपी पुलिस और एमपी एसआई एमपीपीएससी के एग्जाम्स नहीं हो जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। आपकी स्टैटिक जीके भी यहाँ से कंट्रोल में रहेगी, आपके साथ ही साथ में करंट अफेयर भी में एमपी की जो है महत्वपूर्ण तरीके से आपके कंट्रोल में रहेगी, और एमपीपीएससी का जो नए नए टॉपिक यहाँ पर जोड़े गए, नई यूनिट्स जोड़ी गई हैं, वो आपके कंट्रोल में रहेगा। तो इस तरह से आपका एग्जाम्स बड़ी आसानी से निकल सकता है। अब कल हमने एक प्रश्न पूछा था, तो उस प्रश्न का सही आंसर जिन लोगों ने दिया था कम्युनिटी पोल में, वो आंसर हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं कि किसने बिल्कुल सही आंसर दिया था। तो सबसे पहले यहाँ पर अवंतिका शुक्ला ने आंसर दिया था बी, बिल्कुल सही आंसर है। कुछ लोगों ने और आंसर दिया है। और जो हमने प्रश्न पूछा था, तो प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि किस भारतीय महिला को पहला ऑस्कर अवार्ड यहाँ पर मिला था? तो इसका सही आंसर था भानु अथैया। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके ऊपर स्टार लगा लीजिए, क्योंकि भानु अथैया का भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये प्रश्न आपके सभी एग्जाम्स में आने वाला है। उसके बाद लवली तिवारी की बात करते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छे से डिस्क्रिप्शन में समझाया है कि भानु अथैया इज इंडियाज फर्स्ट ऑस्कर विनर। सी शेयर्ड एन ऑस्कर फॉर हिज वर्क कॉस्ट्यूम डिजाइनर ऑन ए बायोपिक अबाउट महात्मा गांधी 1983 महात्मा गांधी के नाम पर एक मूवी बनी थी, इसमें इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइनर का यहाँ पर कार्य किया था, जिसके लिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। उसके बाद प्रशांत गुप्ता ने बिल्कुल सही बताया, 1983 में भानु अथैया को ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हालांकि 2012 में इन्होंने यह सम्मान वापस कर दिया था। धर्मेंद्र गुर्जर ने बिल्कुल सही बताया भानु अथैया। संजय तोमर, पोरसा किरराज से, इन्होंने बिल्कुल सही आंसर बताया बी, यानी कि भानु अथैया। उसके बाद कान्हा त्रिपाठी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, यहाँ पर भानु अथैया को ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो थैंक यू। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपने जो फीडबैक है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली आपके लिए ये त्रिदेव क्लास डेली आती रहेगी, और ये सारी की सारी जो क्लासेस हैं वो आपकी एमपी फतह बैच की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाएगी। सारे के सारे एमपी एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उस प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे, जो अब आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देने लगी होगी, जो कि अभी इसमें काफ़ी कम वीडियोज़ हैं। बाकी एमपी की एक प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है, उसमें ज़्यादा वीडियो होंगे। तो उस वीडियो में जाकर के, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारी वीडियो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए कि इस तरह की क्लास अब आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर स्टार्ट हो गई है। तो जल्द ही मिलते एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।